नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। उत्तराखंड को फाइनली सख्त और नया भू कानून मिलने जा रहा है, जिसके बाद राज्य से बाहर के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। खासकर प्रदेश के 11 जिलों में कृषि और बागवानी के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जबकि कई अन्य कड़े प्रावधान भी नए भू कानून में किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के इतिहास का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। विधानसभा के बजट सेशन के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें नए और सख्त भू कानून के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। गुरुवार को सरकार इस विधेयक को सदन में ला सकती है और सदन से हरी झंडी मिलते ही राज्य में नया भू कानून लागू हो जाएगा। नए भू कानून के मुताबिक हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर बाकी 11 जिलों में कृषि बागवानी के लिए बाहरी राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे। उद्योग समेत किसी विशेष प्रायोजन के लिए जमीन खरीदनी हो तो सरकार से मंजूरी लेनी होगी। राज्य से बाहर का व्यक्ति पहाड़ हो या मैदान, अपने परिवार के लिए सिर्फ 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकेगा। यही नहीं, जमीन खरीदते वक्त भी सब रजिस्ट्रार को इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा। लैंड यूज बदलने का अधिकार भी अब डीएम से हटाकर शासन को सौंप दिया गया है। और काफी आंदोलन भी हुए और मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा उत्तराखंड की आम जनमानस को दिलाया था, देवतुल्य जनता को दिलाया था, वो आज धामी जी की सरकार ने पूर्ण किया है। और कैबिनेट में भू कानून को स्वीकृति दी गई है। इसमें 3-4 बिंदुओं के ऊपर आज चर्चा हुई थी। उस चर्चा को देखते हुए कैबिनेट ने उसको स्वीकृति दी है। सदन में उसको लाया जाएगा और सदन में लाने के बाद पारित होने के बाद उसको उत्तराखंड में लागू करेगा। कुछ अमेंडमेंट्स हमने जो है उनको निरस्त किए हैं। हमने 11 जिलों को, जो पर्वतीय जिले हैं, उनको उनमें जमीन खरीदने के ऊपर टोटल प्रतिबंध लगाया है। 2 जिलों को हमने, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को एग्जेम्प्ट किया है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं हमारे। और जो हमने इंडस्ट्रियल समिट किया था उसमें बहुत सारी कंपनीज के एमओयू हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से सख्त भू कानून की मांग हो रही थी। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिया था कि जल्दी सख्त से सख्त भू कानून लाया जाएगा और अब मुख्यमंत्री धामी ने अपना वादा पूरा किया है। सीएम धामी ने ट्वीट करके कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। ये ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करेगा। साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार के फैसले से पहाड़ के बीजेपी विधायक खासे खुश हैं। बुधवार को कैबिनेट में भू कानून को हरी झंडी देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तीर से 2 निशाने किए। पहला ये कि मुख्यमंत्री ने बजट सेशन में भू कानून लाने का अपना जनता से किया वादा पूरा कर लिया। दूसरा, विपक्ष को भी एक झटके में चारू खाने चित कर दिया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। नए भू कानून के मसौदों से कांग्रेस और बीएसपी को आपत्ति है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि भू कानून में 2002 से 2024 के बीच हुए संशोधनों पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। इससे साफ हो जाएगा कि इन संशोधन की आड़ में जमीनों की कितनी बंदरबाट हुई है। वहीं बीएसपी विधायक शहजाद का कहना है कि हरिद्वार में किसानों की 70% जमीनें बिक चुकी हैं। इसके बाद भी हरिद्वार में जमीनों की खरीद छूट दे दी जा रही है। आज तक का जो 2002 से लेकर 2024 तक भू कानूनों में कितने परिवर्तन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। लगातार जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है। जिन उद्देश्यों के लिए जमीन दी गई उसका लैंड यूज चेंज कर दिया गया। हरिद्वार में 70% जमीन बिक चुकी है किसानों की। वही ले रहे हैं जो यहाँ देहरादून में ज्यादा पैसा कमाते हैं। सब उनके कब्जे हैं, वही जमीन खरीद रहे हैं।
तो मैं कहता हूँ जिले का जिले में ही खरीद पाए, बाहर ना खरीद पाए, ना ही बागवानी के लिए ना खेती के लिए। मंगलवार को विधानसभा में हुए हंगामे और तूतू मैमे का मसला बुधवार को भी सदन में छाया रहा। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस विधायक से माफी की मांग की है, लेकिन कांग्रेस विधायक नहीं माने। फिर स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया। ये रिपोर्ट देखिए। माफी मांगो आज मांगो। अरे दादागिरी नहीं चलेगी मान्यवर, बताइए। मंत्री माफी मांगो। ये दृश्य है बुधवार की बजट सत्र की कार्यवाही का, जब सदन में असंसदीय व्यवहार की बात पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष से विधायक रेणु बिष्ट, आशा नौटियाल ने सदन की गरिमा को लेकर कांग्रेस विधायक से माफी मांगने की मांग की, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने मोर्चा संभाला तो सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने, मुझे जहां तक ध्यान आता है कि शायद पहली बार इन्होंने अभिभाषण में अंदर जाके वैल में जाके विरोध किया। विरोध तक तो हमें समझ में आता है, लेकिन उसमें जिस प्रकार से अश्लील शब्दों का, गाली गलौज का इस्तेमाल एक माननीय विधायक के द्वारा किया गया और सभी को खराब लगा। करीब 15 मिनट तक प्रश्नकाल में सदन की कार्यवाही हो हल्ले के चलते बाधित रही। हालात ये हो गए कि स्पीकर को खड़े होकर दुहाई देनी पड़ी कि अब सदस्यों को अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। इस पर स्पीकर ने विधानसभा की एथिक्स कमेटी को मामला रेफर कर दिया। अब कमेटी इस मामले की जांच करेगी। राजनीति इतनी भी आवश्यक नहीं है कि हम अपने व्यवहार और अपने आचरण का ध्यान न दें। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से ना हो कि हम अपने व्यवहार को और अपने आचरण को, अपने शब्दों को सोच समझ के ना इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो निंदा मैंने एथिक्स कमेटी को भेज दिया है। अब उस पर आगे देखते हैं क्या। उत्तराखंड विधानसभा में पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब सदन में संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया। 2023 में गैरसैंण में आयोजित एक सेशन में स्पीकर को विपक्ष के 15 विधायक एक दिन के लिए सस्पेंड करने पड़े थे। तब विधायकों पर नियमावली बुक फाड़ने, मेज पर चढ़ने जैसे आरोप लगे थे। न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायकों सहित सामाजिक क्षेत्र में विशेष काम करने वाले लोगों के निधन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की घोषणा की है। बीएसपी विधायक शहजाद की मांग पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में घोषणा की। आज सदन में इस बात की घोषणा करता हूं कि हमारे जितने भी पूर्व विधायक होंगे और जो भी हमारे प्रतिष्ठित जिन्होंने समाज जीवन के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में काम किया होगा, उनका सभी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। और देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बिजली का स्मार्ट मीटर सियासी मुद्दा बना हुआ है। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में भी स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर हंगामा हुआ। वहीं सरकार ने साफ कर दिया कि स्मार्ट मीटर में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसका नुकसान जनता को हो। ये रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में तख्तियों के साथ कांग्रेस विधायक सदन की गैलरी में बैठ गए, तो फिर काम रोककर सदन में स्मार्ट मीटर पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने स्मार्ट मीटर पर काम तो नहीं रोका, लेकिन चर्चा को मंजूर कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने स्मार्ट मीटर को पब्लिक के लिए परेशानी वाला बताया। वहीं सड़क में मीटर तोड़ने वाले कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि ऊर्जा निगम स्मार्ट मीटर के नाम पर गुमराह कर रहा है। वहीं बार बार मीटर बदलकर पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सच्चाई सामने आ गई है। जीएनएस कंपनी के लोग जेलों में हैं। सच्चाई सामने आ गई। 2027 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, वो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अभी 1 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए हैं, दोबारा बदलने की क्या जरूरत पड़ी थी? एकदम बदलने से 2, 4, 5 साल तो लगाते, उसका रिजल्ट तो देखते। क्या देखा आपने उस रिजल्ट में? आप रिचार्ज करने जा रहे हो, आजकल गरीब आदमी। स्मार्ट मीटर पर ऊर्जा निगम साफ कर चुका है कि फिलहाल कोई भी प्रीपेड मीटर नहीं लगने जा रहा है और बिजली खर्च करने के बाद ही लोगों को बिल भरना होगा। यही बात सरकार भी कह रही है। इधर बीजेपी से जुड़े विधायकों का कहना है कि डिजिटल युग में सब कुछ स्मार्ट हो रहा है, तो बिजली मीटर में क्या बुराई है? तो यदि यूपीसीएल ने क्लियर कर दिया है कि प्रीपेड नहीं है,
तो स्मार्ट मीटर में क्या दिक्कत है? स्मार्ट मीटर तो सुविधाजनक है। मॉडर्न कार में चलना चाहते हैं, मॉडर्न बस में चलना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बस में चलना चाहते हैं, धक्का परेड वाली गाड़ी में नहीं चलना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी स्मार्ट क्यों ना हो। उत्तराखंड में अभी स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत हुई है और 2.5 साल में 15,88,000 मीटर लगने हैं। ऊर्जा निगम और सरकार साफ कर चुके हैं कि पब्लिक को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन विपक्ष स्मार्ट मीटर को स्मार्ट नहीं मुसीबत बता रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में इन दिनों पुलिस और जिला प्रशासन के बीच तनातनी साफ देखने को मिल रही है। मामला जिला प्रशासन से जुड़ी मुखबिर की बताया गया है और सूत्रों की माने तो इसमें खुद प्रशासनिक अधिकारी के गनर शामिल हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुलिस और जिला प्रशासन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में नैनीताल की जिला अधिकारी वंदना सिंह ने पुलिस विभाग से मिले अपने सभी गनर वापस कर दिए। बताया जा रहा है कि इसकी वजह ये है कि गनर द्वारा प्रशासनिक कामकाज की मुखबिरी पुलिस विभाग तक पहुंचने का संदेह था। अब डीएम ने इसके बजाय पीआरडी और होमगार्ड के जवानों को सुरक्षा का जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन जब मीडिया ने इस मुद्दे पर डीएम से सवाल किए तो जिला अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। पुलिस सुरक्षा और गनर हटा देना भले ही मामला निजी रहा हो, लेकिन कई तरह के मामले देहरादून और तमाम जिलों में भी सामने आते रहे हैं। हालांकि नैनीताल जिले में डीएम द्वारा हटाई सुरक्षा को लेके डीएम ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मुखबिरी का डर इन डीएमओ को तो नहीं है। इसी तरह का मामला देहरादून में भी देखने को मिला, जहां जिला प्रशासन रोमियो और सर्किल बार पर देर रात तक संचालक के चलते कार्रवाई की और 15 दिनों के बाद इन्हें सील कर दिया। लेकिन यहां कार्रवाई बिना पुलिस को बताए की गई, जिससे पुलिस विभाग नाराज हो गया। इसके अगले ही दिन पुलिस ने भी जवाबी कदम उठाते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों से उनके गनर वापस बुला लिए। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे बड़ी वजह यही है कि गनर प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देते थे। वहीं प्रशासन की ओर से पीएम दौरे और विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा बलों की कमी का भी मुद्दा बताया जा रहा है। इस तरह का कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन या कोरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ है और क्योंकि ये बात फैक्चुअल है कि अभी ऑनरेबल पीएम विजिट भी ऑन दी कार्ड्स है और हमारी असेंबली सेशन भी गतिमान है। सो फोर्स ड्यूटीज़ की डिमांड नेचुरली बढ़ जाती है। सो दैट माइट बी द रीज़न कि जो फोर्सेस हैं वो सोर्स करनी पड़ती हैं, मोबिलाइज करनी पड़ती हैं। नैनीताल से देहरादून तक पुलिस और प्रशासन के बीच जारी यह विवाद सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े आपसी विश्वास की ओर इशारा करता है। सवाल यह है कि क्या यह टकराव आगे भी जारी रहेगा या कोई समाधान सरकार निकाल पाएगी। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा कदम उठाया है। जल्दी ही प्रदेश में 2 और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। फिलहाल देहरादून और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, लेकिन जल्दी ही हरिद्वार और नैनीताल में भी साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। इसके अलावा देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों पर 25 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। एसओपी है, उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।